नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत लास्ट लेक्चर में हमने हमारा जो पार्ट 5 है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब इसके जस्ट फोटो कॉपी डिट्टो कॉपी कह लो, कुछ ही कह लो, इसकी ही तर्ज पर हमारे पास आता है पार्ट 6 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है किसकी, स्टेट गवर्नमेंट, और जिसके लिए जो आर्टिकल है वह 152 से लेकर 237 तक है। अब इसको भी डिवाइड किया गया है फर्दर कितने टॉपिक में, 5 टॉपिक में। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 153 से लेकर 167 तक, यहाँ तक आएगा मेरे पास। फिर उसके बाद आएगा मेरे पास स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य का विधान मंडल। ठीक है, विधानसभा नहीं, यहाँ पर लेजिस्लेचर का मतलब होगा विधान मंडल। ठीक है, और इस विधानमंडल के अंतर्गत हमारे पास आएंगे 2 सदन। ठीक है, एक होगा हमारे पास विधान सभा जिसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा होता है हमारे पास विधान परिषद। ठीक है, जिसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। इसको ही बोला जाएगा उच्च सदन और इसको बोला जाएगा निम्न सदन, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। मतलब लोअर हाउस मतलब एक तरह से ये क्या होगी हमारे लिए, राज्य सभा, और एक तरह से ये हमारे लिए क्या होगी, लोकसभा। बस सारे के सारे काम वही है, नाम चेंज है मैक्सिमम जगह, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस, ये तो हमने जान ही लिया था, लास्ट कल के लेक्चर में हमने इसको पढ़ा है, तो ये तो पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं हाई कोर्ट की। ठीक है, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे सिलेबस में ये वाली चीज़ है या नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट है या नहीं है। अगर है तभी हम इसको करेंगे, अन्यथा हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो क्या पढ़ेंगे, राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। अब इसे भी फर्दर डिवाइड किया गया है कितने टॉपिक्स में, 5 टॉपिक हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा मेरा वो रहेगा गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, अब यहाँ पर तो वाइस गवर्नर या एलजी नहीं होता राज्यों में, वो कहाँ होगा, यूनियन टेरिटरी वगैरह में होगा। ठीक है, तो यहाँ उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद जो हमारे पास दूसरा व्यक्ति निकल कर आएगा वो आएगा राज्य का मुख्यमंत्री आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगी राज्य की जो मंत्री परिषद होगी वो आएगी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आएंगे। और फिर लास्ट में आएगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आएगा, जैसे वहाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था, यहाँ उसकी जगह पर क्या आएगा, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आएगा, या फिर राज्य का महाधिवक्ता आएगा। ठीक है, सेम है, वहाँ भी उसका वो काम था कि वो हर कोर्ट में किसको रिप्रेजेंट करेगा, केंद्र सरकार को। और यहाँ जो है ये किस कोर्ट में किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है गवर्नर के बारे में, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो वर्तमान में हाल में ही, आई थिंक लास्ट वीक ही, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, 30वें गवर्नर की नियुक्ति हुई है। ठीक है, शपथ ग्रहण भी किया, आई थिंक काविंद गुप्ता कुछ ऐसा उनका नाम है। ठीक है, तो बस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर ये वाला सेक्शन भी। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया है, इसका जो पद है, इसका जो पोस्ट है वो कहाँ से लिया गया है, कैनेडियन मॉडल से लिया गया, मतलब एक तरह से कनाडा से हमने ये वाला पद बोरो किया है। ठीक है, चीफ होता है किसका, जो राज्य है उसका मुखिया होता है ये। ठीक है, ड्यूल रोल होता है इसका, ड्यूल रोल का मतलब इसका क्या होगा, इसकी दोहरी भूमिका होगी। पहली भूमिका क्या होगी, डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव होगा, और डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है नाम मात्र का मुखिया होगा, नाम मात्र का मुखिया। और वास्तविक कौन होगा, वो होगा हमारा सीएम होगा, इसको बोला जाता है डी फैक्टो रूलर। ठीक है, फिर दूसरा होता है ये एजेंट है, एजेंट है किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, अभी बताया ना कि इसका जो रोल है वो कैसा है, ड्यूल है। एक तो ये क्या है कि नाम मात्र का क्या है, मुखिया है। ठीक है, और दूसरा क्या बोला गया है, ये एजेंट है। एजेंट किसका एजेंट है, राज्य में सेंटर का एजेंट है, मतलब राज्यों के ऊपर एक तरह से निगरानी रखने वाला ये क्या है, व्यक्ति है कि जो वर्तमान में राज्य सरकार है वो अकॉर्डिंग टू संविधान काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, तो उसके ऊपर निगरानी रखने का ये काम करेगा। अगर राज्य सरकारें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू काम नहीं कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये फिर किसके पास जाकर अपील करेगा, क्या किसके पास जाकर शिकायत करेगा कि राज्य सरकार ऐसा कर रही, तो किसके पास,
प्रेसिडेंट के पास जाके शिकायत कर सके। फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, फिर प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलेगा कि ऐसा करना है, क्या करना, फिर जो होगा फिर वो वहाँ पर आप पढ़ा जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लगाने की बातें करते हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। तो बस इस वजह से वो इसको क्या माना गया है, क्या बोला गया है कि एजेंट है, किसका एजेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन जब हम अभी पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वगैरह, तो वहाँ पर इसके बारे में थोड़े बहुत जो डाउट है और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो नियुक्ति है, ध्यान रखना पहली बात तो इसके लिए इलेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि बताइए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन, बिल्कुल है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन, बिल्कुल है। पीएम के लिए इलेक्शन है, नहीं, पीएम के लिए भी नहीं है, एमपी के लिए इलेक्शन है, ठीक है। फिर क्या गवर्नर के लिए इलेक्शन है, बिल्कुल नहीं। तो उसकी नियुक्ति होती है, और नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, ठीक है। अब ऑफिस जो है, अब इसका ऑफिस देखो, तो अब अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पर क्या है, वो एजेंट है, किसका एजेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब देखना यहाँ पर ऑफिस जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, मतलब स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, मतलब वो किसी चीज़ के लिए सेंटर के ऊपर निर्भर नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कह रही है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। तो वर्तमान में भी या इससे पहले भी गवर्नर को लेकर बहुत सारा डिबेट चलता है, बहुत सारा, ठीक है, कि एक तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पार्टीबाजी करती है गवर्नरों को नियुक्त करने वक्त, ठीक है। वो क्या करती है कि अगर जो सरकार है किसी जगह पर, कोई बी पार्टी की सरकार, सी पार्टी की है, ए पार्टी, और सेंटर में किसी और पार्टी की सरकार है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो है व्यक्ति नियुक्त कर देगा वहाँ पर, जो उस सरकार के काम काज में थोड़ा बहुत क्या कर देता है, काम काज में डिले वगैरह करता है। जैसे दिल्ली वाला केस अरविंद केजरीवाल के समय आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल का जो वहाँ के एलजी के साथ लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था कि जो है एलजी वो साइन नहीं कर रहे हैं फाइलों पे, एलजी के पास ये नहीं है, एलजी तो ये है ना, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में अपनी बोला है कि वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, स्वतंत्र है फैसले लेने के लिए, ठीक है, और नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के वो क्या नहीं है, अधीन नहीं है। लेकिन ये जजमेंट है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन काम आप सबको पता है क्या होता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है कि एक स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए, ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पर, ये पॉइंट क्या है कि अमूमन बोला गया कि एक राज्य के लिए एक ही गवर्नर होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि जो एक व्यक्ति है वो एक या दो से अधिक राज्यों का भी गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे वर्तमान में हिमाचल प्रदेश है ना, तो हिमाचल प्रदेश के अभी बने हैं जो वो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के, अगर इन फ्यूचर उन्हें किसी और राज्य का गवर्नर भी बनाया जाए तो वो बन सकते हैं, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी को, मतलब जो भी उसको अवसर दिया गया है वो बन सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। तो वो हिमाचल के गवर्नर रहते रहते उत्तराखंड के भी बन सकते हैं, पंजाब के भी बन सकते हैं, इधर यूपी के भी बन सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात आती, और ये कब किया गया, तो ये किया गया 7वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, ठीक है। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि मान लीजिए एक ही व्यक्ति है, वो 3 राज्यों का गवर्नर है, ठीक है। तो अब बात उठती है सैलरी, ठीक है, कि कौन कितनी सैलरी देगा, ये सारी की सारी सैलरी वही देगा जहाँ पर पहले उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसकी जो सैलरी होगी, ठीक है, कौन कितनी देगा ये डिसाइड की जाएगी किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड की जाएगी। आई मेरी बात समझ में। तो गवर्नर जो है अमूमन एक राज्य के लिए एक ही होगा, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का गवर्नर बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। ऐसा कब किया गया, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा किया। फिर बात आती है सैलरी की, कौन सा राज्य कितनी सैलरी देगा, ठीक है, कि ए राज्य कितनी देगा, बी राज्य कितनी देगा, सी राज्य कितनी देगा। तो ये जो डिसाइड किया जाएगा किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन है इसके लिए कितनी है, तो न्यूनतम जो आयु रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 35 वर्ष रखी गई है। और दूसरा क्या हो, ये भारत का नागरिक हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर एक कन्वेंशन है, एक रीति रिवाज फॉलो किया जाता है कि जिस व्यक्ति को मैं गवर्नर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं ही हूँ, जैसे वर्तमान में मैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित हूँ, ठीक है। तो अब मान लो अब मेरे को गवर्नर बनाना है, तो यहाँ पर एक कन्वेंशन फॉलो की जाती है कि इस व्यक्ति को, यानी कि मुझे हिमाचल प्रदेश का गवर्नर तो नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश
का गवर्नर नहीं बनाया। तो यहाँ पर वही पहली लाइन लिखी गई है कि रिलेटेड स्टेट का तो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं जो है हिमाचल प्रदेश का गवर्नर नहीं बन सकता, मैं किसी और राज्य का गवर्नर बन सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो पूछना पड़ेगा, किससे पूछना पड़ेगा, स्टेट के रिलेटेड स्टेट के सीएम से, ठीक है। कि नियुक्ति के समय जो प्रेसिडेंट साहब है वो अप्रोच करेंगे राज्य के सीएम को कि हम इस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर रहे हैं। तो कन्वेंशन फॉलो की जाती है, हाँ या ना है वो कुछ नहीं है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट जो है वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र इन द सेंस वो किसकी सलाह पर काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसकी यहाँ से बस पूछा गया है, हाँ करे ना करे यहाँ पर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो रिलेटेड स्टेट से क्या करना पड़ेगा, एक बार पूछना पड़ेगा कि हम इस व्यक्ति को जो है वो इस राज्य का क्या बनाना चाह रहे हैं, गवर्नर बनाना। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, अगर हुई भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट उसके डिसीजन को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कंडीशन कि जो व्यक्ति अब गवर्नर बनने जा रहा है उसके लिए क्या क्या अनिवार्य शर्तें होनी चाहिए, ठीक है। तो वो एमपी ना हो, एमएलए ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर लाभ के पद पर है तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो उसके भत्ते वगैरह होंगे, सैलरी वगैरह होगी, पेंशन वगैरह होगी, प्रिविलेज वगैरह होंगे, वो सारे के सारे डिसाइड किए जाएंगे, किसके द्वारा किए जाएंगे, पार्लियामेंट के द्वारा किए जाएंगे, ठीक है। ओथ कौन दिलाएगा उसको, तो ओथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाएगा। तो हिमाचल प्रदेश जो शिमला है उसके जो क्या होंगे, इसके जो चीफ जज होंगे उन्होंने ही जो काविंद साहब है उनको शपथ दिलाई होगी, या वो नहीं है तो कौन दिलाएंगे, हाई कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट क्या होंगे, जज होंगे, वो शपथ दिलाएंगे, ठीक है। देखा करो जुर ऐसे जब भी किसी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो पद आता है, इसकी जो नियुक्तियां होती हैं, तो जरूर देखा करो कि कौन उसको शपथ दिला रहा है, ताकि आपके दिमाग में वो चित्र छप जाए, ठीक। फिर उसके बाद आता है टर्म ऑफ ऑफिस। तो कार्यकाल इनका होगा वो कितने वर्ष का होगा, तो इनका जो अमूमन कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, ठीक है। नो सिक्योरिटी, ठीक है। नो सिक्योरिटी का मतलब कि ये 5 साल पूरे करेगा या नहीं करेगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अमूमन कितने दौर का है, 5 साल का। ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही क्या करता है, अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है एनी टाइम रिजाइन करने के लिए इसको कह सकता है, ठीक है। तो इसका जो टेन्योर है वो ऑटोमेटिक से किस पर निर्भर करता है, एक तरह से प्रेसिडेंट की इच्छा पर निर्भर करता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर निर्भर, प्रेसिडेंट ने बोल दिया इसको वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो नो ग्राउंड मतलब हटाने संबंधी ऐसा कोई प्रावधान इसके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, ठीक है। ट्रांसफ़र किया जा सकता है, करेगा कौन, प्रेसिडेंट ही करेगा। अब मैं ही हूँ, मेरे को जो है अब उत्तराखंड का जो प्रेसिडेंट है, या मेरे को जो है हिमाचल, मान के चलना कि मैं जो हूँ किसी और स्टेट से हूँ फिलहाल के लिए, तो मेरे को जो है वो 2 साल के लिए काम करते हुए हो गए हिमाचल प्रदेश में एज अ गवर्नर। अब मेरा क्या किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है गवर्नर रिमेनिंग पीरियड के लिए बनूंगा, मतलब 3 साल के लिए बनूंगा, ना कि कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। बस ये वाली चीज़, ये कैच पॉइंट है यहाँ से, ठीक है। तो एक बार अगर मेरी नियुक्ति हो गई तो अमूमन जो मेरा कार्यकाल चलता है 5 वर्ष का चलता है, ठीक है। और अगर मान लो मैंने किसी राज्य में सर्व कर लिया है 2 या 3, तो अब जो मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए ही काम करूँगा, जितना ही मेरा रिमेनिंग पीरियड रह रहा होगा उसके लिए, ठीक है।